हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे और ये हमारा तीसरा अध्याय है। पहले अध्याय और दूसरा अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ज्योग्राफी के। दोस्तों, ये तीसरा अध्याय है, ये रहेगा भारत की समुद्री सीमा और खाड़ियाँ और चैनल। दोस्तों, ज़्यादा देर न किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बात बतानी है कि आप लोग अगर हमारे ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों के पास भी ये हमारा वीडियो पहुँचे और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए देखते हैं भारत की समुद्री सीमा और खाड़िया चैनल। दोस्तों, जल सीमा क्या होता है? भारत की जल सीमा को जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि आखिर जल सीमा कहते किसे हैं। तो कई बार आप लोगों ने अपने मैप या ग्लोबल में देखा होगा कि देश की सीमा पर समुद्र हुआ करते हैं, लेकिन जब ये समुद्र सीमा के अंत में होते हैं तो ये जल सीमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जल सीमा कहलाते हैं। अगर समुद्र में होते हैं तो अंत में होते हैं तो ये जल सीमा कहलाते हैं। तो भारत की जल सीमा की अगर बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया कि भारत की जल सीमा यानी समुद्री तट की अगर हम बात करें और लंबाई अगर बात करें तो 7516 और 7517 किलोमीटर के लगभग होता है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि जलीय सीमा के उदाहरण हैं। आपको भारत की जल सीमा के बारे में समझ आ गया होगा। अब आपको ये जानना जरूरी है कि इस जलीय सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। आप लोग पता करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तब तक हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि जल सीमा और अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं कि भारत में कितना अधिकार कब है। तो भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियाँ और चैनल्स। भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। जो यहाँ पे इंडियन ओशियन आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंडियन ओशियन जो दिख रहा है, हिंद महासागर, भारत सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपना तट शेयर करता है, मतलब साझा करता है। दुनिया से सभी देशों को समुद्री में अधिकार देने के लिए, समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए सन 1982 में एक समझौता हुआ। किसके बीच? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच ये समझौता हुआ था। UNCOLOS जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है इसको। दोस्तों, इस समझौते में भारत को समुद्री सीमा 3 प्रकार की कर दी गई थी। भारत की जो समुद्री सीमा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 के तहत 3 प्रकार की इसके अधिकार दे दिए गए थे। तो पहला होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा है अभिछन्द मंडल समुद्री सीमा और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये 3 अधिकार दे दिए गए हैं, 3 प्रकार की सीमा दे दी गई हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रादेशिक समुद्र सीमा में किस चीज़ का अधिकार है, अभिछन्द मंडल समुद्री सीमा के अंदर क्या भारत कर सकता है, ये किसका अधिकार है, और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें अधिकार भारत को क्या प्राप्त है। चलिए ज़्यादा देर न किए हम लोग चलते हैं प्रादेशिक समुद्र सीमा की तरफ। तो दोस्तों, प्रादेशिक समुद्र सीमा कहाँ तक है? तो जो ये आपको दिख रहा है आधार रेखा जो है, ये आपको आधार रेखा जो दिख रही है, मैप को देखिए, मैप का जो किनारा दिख रहा है, यहाँ से एक लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल में 1.8 मील होता है एक नॉटिकल मील में। दोस्तों, तो 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्र सीमा है। यहाँ पे भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। यहाँ पे जो संपूर्ण अधिकार होता है ये भारत का होता है। 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्र सीमा है, 12 नॉटिकल मील तक। एक नॉटिकल मील में कितना होता है? तो 1.8 होता है मील। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 12 नॉटिकल में भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। और आगे देखते हैं अभिछन्द मंडल संलग्न क्षेत्र। तो अभिछन्द मंडल जो संलग्न क्षेत्र, यहाँ पे देखिए आधार भूमि, ये देखिए आधार से 12 जो है, यहाँ पे 12 नॉटिकल मील, ये होता है प्रादेशिक जल सीमा। यहाँ पे भारत का तो संपूर्ण अधिकार होता है। और दूसरा है अभिछन्द मंडल या संलग्न मंडल, जो 24 नॉटिकल मील तक होता है। एक नॉटिकल मील में 1.8 होता है, आपको बार बार बताया जा रहा है। आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि एक समुद्र मील जो होता है नॉटिकल मील, इसमें कितने
मील होते हैं, तो 1.8 मील होते हैं। आपको पूछ लेता है कि समुद्र को मापने की इकाई क्या होती है, तो एनएम होती है, मतलब कि नॉटिकल मील होती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। 24 नॉटिकल मील तक क्या है, तो अभिच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र है। इसमें भारत की जो होती है अधिकार 3 प्रकार की होती हैं और 3 प्रकार की अधिकार भी दे दी गई हैं। 24 नॉटिकल मील के अंदर मतलब अभिच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र में साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली, वित्तीय अधिकार। दोस्तों, साफ सफाई का अधिकार जो है भारत को प्राप्त है। सीमा शुल्क, यहाँ कोई सामान आयात निर्यात होता है तो वहाँ पे जो शुल्क होता है, टैक्स लगता है, उसकी टैक्स वसूली हो कर सकता है भारत, और करता भी है। और वित्तीय अधिकार, जो वित्तीय अधिकार की अगर बात करें हम लोग, तो वहाँ पर भी वो अभिच्छन मंडल में संलग्न में स्थित है वित्तीय अधिकार। पैसों के मामले में अधिकार जो आर्थिक क्षेत्र है वहाँ पे स्थित अभिच्छन मंडल संलग्न क्षेत्र में। और जो 200 नॉटिकल मील तक है इसको अनन्य आर्थिक मंडल कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। जो होता है नॉटिकल मील तक होता है 200 मील तक। तो आगे देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों, आधार रेखा से, यहाँ आपको आधार रेखा दिख रहा होगा, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। भारत को 3 प्रकार के अधिकार दे दिए गए हैं 200 नॉटिकल मील तक। 200 समुद्र मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है। विज्ञान और कई देश भी ऐसे कर भी रहे हैं कि उनकी अगर जनसंख्या बढ़े तो समुद्र में द्वीप बना के अपना जो जनसंख्या को के लिए जनसंख्या बढ़ी तो भाई धरातल ही पर ही रहते हैं, तो फिर वो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कत होगी, तो वो अपना द्वीप निर्माण करते हैं। वैसे ही द्वीप का निर्माण होता है। 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक परीक्षण भी हो सकता है, कर सकता है। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। भारत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। दोहन मतलब कि वहाँ से खोज कर सकता है, उसका संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस है क्षेत्र, यह मुंबई के पास अरब सागर में स्थित है। क्या है, तो अरब सागर में स्थित है। छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ देश से 65% क्या होता है, 65% तेल का उत्पादन होता है। और 200 नॉटिकल मील के बाद समुद्र में उच्च सागर, जो ये आपको दिख रहा है उच्च सागर, इसमें सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में। देखते हैं अगला है भारत के समुद्र और खाड़ियाँ। दोस्तों, खाड़ियाँ किसे कहते हैं अगर इसको देखें, बे किसे कहते हैं, गल्फ किसे कहते हैं, इसकी अगर बात करें तो 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्र को हम लोग खाड़ी कहते हैं। देखिए यहाँ पे कच्छ की खाड़ी। दोस्तों, कच्छ की खाड़ी जो है यहाँ पे ये 3 तरफ से घिरी हुई है भूमि से, तो इसे खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी। और खाड़ियाँ जो होती हैं अगर वो बड़ी हो जाएं तो उसको बे कहते हैं इंग्लिश में। और बे ऑफ बंगाल देख लीजिए। और सकरी छोटी खाड़ियों को गल्फ़ कहते हैं, जैसे गल्फ़ ऑफ खंभात। तो दोस्तों देखें अगर तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात के कच्छ ज़िले के पास है ये। और यह एक दलदली क्षेत्र है। क्या है, तो एक दलदली क्षेत्र है जिसमें सर क्रीक के दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद भी चल रहा है। तो भाई अब पड़ोसी है तो विवाद तो चलेगा, तो वो अपने अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है कच्छ की खाड़ी में। देखते हैं अगला खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती, जहाँ नदियाँ ये गिरती हैं इधर से आके, वहीं पे जो है खंभात की खाड़ी है, दक्षिण में है गुजरात के, मुहाने पर ही स्थित है ताप्ती और नर्मदा नदी के, तो उसे खंभात की खाड़ी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि खाड़ी किसे कहते हैं। जो वैसे जल के भाग जो 3 खाड़ियों को बे कहते हैं और छोटी खाड़ियों को गल्फ़ कहते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। मन्नार की खाड़ी की अगर बात करें दोस्तों, तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच, देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए भाग, ये श्रीलंका हुआ, इसके बीच में ही गल्फ़ ऑफ मन्नार है, मतलब कि मन्नार की खाड़ी है। यह मध्य तमिलनाडु के दक्षिण में, तमिलनाडु ये देख लिए, तमिलनाडु और दक्षिण में स्थित है ये मन्नार की खाड़ी। और राम सेतु के पश्चिम में, राम सेतु इधर हुआ और इसके पश्चिम में क्या हुआ, गल्फ़ ऑफ ये गल्फ़ ऑफ ये है गल्फ़ ऑफ मन्नार, और यहाँ पे राम सेतु हुआ, ठीक। ये आदम ब्रिज हुआ, ठीक। और ये पाक की खाड़ी हो गई। तो पाक की खाड़ी देखें तो पाक की खाड़ी अब भारत और श्रीलंका में मध्य राम सेतु के पूर्व में, मतलब राम सेतु इधर देखिए, राम सेतु ये हुआ, और राम सेतु के पूर्व में
राम सेतु के पूर्व में बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है पाक की खाड़ी। देख लिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट की बड़ी खाड़ी है। इसे बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है। ये आपको जो दिख रहा है अंडमान निकोबार, ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यह स्थित है बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया द्वीप पर। पूर्वी छोर पर ये हो गया इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसे पूर्वी द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी द्वीप भी कहते हैं इंडोनेशिया को। तो क्वेश्चन में आपके आ जाएगा एग्जाम में कि पूर्वी द्वीप समूह किसे कहते हैं, तो इंडोनेशिया द्वीप समूह को कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग चैनल्स। दोस्तों चैनल्स किसे कहते हैं, अगर इसको देखें हम लोग तो दो द्वीपों के बीच में जो सकरा भाग होता है उसे हम चैनल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें अगर, तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। अगर 8 डिग्री की बात करें तो 8 डिग्री जो होता है यहाँ पे देखिए अरब सागर में, देखिए 8 डिग्री जो चैनल होता है 8 डिग्री चैनल। तो जो अक्षांश मतलब लेटीट्यूड जो होता है, अक्षांश और देशांतरी आपको बताया गया कि देशांतरियों को लॉन्गिट्यूड और अक्षांश को लेटीट्यूड कहते हैं, इसीलिए इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। जो ये अक्षांश पे होता है 8 डिग्री पे होता है जो अक्षांश, उसको इसीलिए 8 डिग्री चैनल कहते हैं। और ये जो है मिनिकाय ऊपर ये वाला मिनिकाय आपको दिख रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे देखिए इसके नीचे होता है मालदीव के बीच में ही स्थित है 8 डिग्री चैनल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो 8 डिग्री चैनल है दोस्तों वो किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है, तो मिनिकाय द्वीप और मालदीव द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए। तो अगला देखते हैं 9 डिग्री चैनल। दोस्तों 9 डिग्री चैनल यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका 9 डिग्री चैनल है, ये वाला देखिए, रुकिए। 9 डिग्री चैनल जो आपका ये दिख रहा है, ये जो है मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। क्या है? मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में स्थित जो है चैनल है, सकरा भाग है, इसको 9 डिग्री चैनल कहते हैं। आप लोग इस मैप पे देख सकते हैं। देखिए 10 डिग्री चैनल के बारे में, तो ये जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, मतलब लेटीट्यूड या लिटिल अंडमान, यहाँ पे देखिए आपको अब यहाँ पे सही से दिख रहा होगा, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे देखिए ये 10 डिग्री चैनल स्थित है, इसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और जो अगला है लास्ट वो है कोको चैनल। दोस्तों कोको चैनल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोको चैनल है यहाँ पे, ठीक है। तो कोको चैनल यह म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच में स्थित है। कोको द्वीप जो है उत्तरी अंडमान और द्वीपों के बीच में स्थित है। म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको द्वीप स्थित है। तो इतना आपको पता हुआ होगा। आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद आप खाड़ी बता सकते हैं, चैनल्स बता सकते हैं, बे बता सकते हैं, गल्फ बता सकते हैं। कितना आपका क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पड़ोसी देश और पड़ोसी देश की सीमाएं के बारे में बात होगी। कितने राज्य पड़ोसी देशों को अपनी सीमा साझा करते हैं, और सीमा के नाम देखेंगे, कितनी सीमाएं भारत से इंटरनेशनल सीमाएं हैं जो लगती हैं और उनका नाम क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ रूबरू होते रहिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।